नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्रथम उत्थान भारतेंदु युग से संबंधित नाटकों के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम नाटकों के बारे में द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। प्लेलिस्ट में भी आपको संपूर्ण वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उसे पूरा पढ़िए, क्योंकि यदि आप हिंदी साहित्य से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से वो सभी वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल उसे स्किप ना कीजिएगा, उसे अवश्य पढ़िएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो नाटकों के लिए द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग से। सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुफ्त हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। तो बालकृष्ण भट्ट ने 1903 ईस्वी में यह कथन लिखा था कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द ही गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है। पारसी थिएटर के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था और साथ साथ ये भी कहा था कि यह दर्शकों को क्या करेगा, आशिकों माशूकों का लुफ्त हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया देगा, माध्यम है एक पारसी थिएटर। सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी में रूपांतर किया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुवन दहन बद्रीनाथ भट्ट ने किया था। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। संस्कृत के वेणु संहार नाटक का यह हिंदी रूपांतरण है कुरुवन दहन बद्रीनाथ भट्ट का। द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक निम्नलिखित है, अर्थात द्विवेदी युग में जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटक लिखे गए थे उसके बारे में हम देखेंगे। गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल सन 1903 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल 1909 ईस्वी, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त 1915 ईस्वी, कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना 1915 ईस्वी, हरिदास माणिक का संयोगिता हरण 1915 ईस्वी, परमेष्ठी दास का वीर चूड़ावत सरदार 1918 ईस्वी। तो इस प्रकार कुछ ऐतिहासिक नाटक थे जो द्विवेदी युग में लिखे गए थे। नाटकों के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐतिहासिक नाटक की बात की जाए तो ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक के रूप में प्रसाद जाने जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक नाटक के प्रवर्तक हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में प्रसाद। आगे देखेंगे द्विवेदी युग के समसामयिक कुछ उपादानों पर लिखे गए नाटक हैं, जैसे भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह 1905 ईस्वी, जीवनानंद शर्मा का भारत विजय 1906 ईस्वी, कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी 1915 ईस्वी। एक बार वृद्ध विवाह को अच्छे से देख लीजिएगा, कभी कभी ये परीक्षाओं में प्रश्न बना है, जो कि भगवती प्रसाद का है। वृद्ध विवाह 1905 ईस्वी की रचना है। वही मिश्र बंधु का नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी की रचना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु की रचना नेत्रोन्मीलन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये समसामयिक कुछ उपादानों पर लिखे गए नाटक थे, और सबसे महत्वपूर्ण है मिश्र बंधु विनोद का नेत्रोन्मीलन। आगे हम द्विवेदी युग में रचित कुछ प्रमुख पौराणिक नाटकों को देखेंगे, जो इस प्रकार है। राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा 1904 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है श्रीदामा राधाचरण गोस्वामी की, इसे अच्छे से देखिएगा। शिवनंदन सहाय का सुदामा 1907 ईस्वी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिवनंदन सहाय की रचना है सुदामा, एक पौराणिक नाटक है, तो ध्यान दीजिएगा। बनवारी लाल का कृष्ण कथा तथा कंसवध, ब्रजनंदन सहाय का उद्धव 1909 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। ब्रजनंदन सहाय का उद्धव 1909 ईस्वी की रचना है। नारायण मिश्र का कंसवध, राम नारायण मिश्र का जनक बाड़ा, गंगा प्रसाद का रामाभिषेक, गिरधर लाल का रामवन यात्रा, नारायण सहाय का रामलीला, राम गुलाम लाल का धनुष यज्ञ लीला, महावीर सिंह का नल दमयंती, गौरचरण गोस्वामी का अभिमन्यु वध, सुदर्शनाचार्य का अनर्घ नल चरित,
बांके बिहारी लाल का सावित्री नाटिका, बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार 1909 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार नेट की परीक्षाओं में भी पूछी गई है, तो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वेणु संहार बालकृष्ण भट्ट का और 1909 ईस्वी की रचना है। लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी 1910 ईस्वी की रचना। इसे एक बार बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला है कि उर्वशी नाटक लक्ष्मी प्रसाद का है 1910 ईस्वी का, और यह एक पौराणिक नाटक है। हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं इन सभी पौराणिक नाटकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। वही हनुमंत सिंह का सती चरित्र, शिवनंदन मिश्र का शकुंतला, बद्रीनाथ भट्ट का कुरुवन दहन, ये महत्वपूर्ण रचना है। कुरुवन दहन बद्रीनाथ भट्ट का हमने आगे भी पढ़ा था, तो इसे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। कुरुवन दहन बद्रीनाथ भट्ट का 1912 ईस्वी की रचना है। माधव शुक्ल का महाभारत पूर्वार्ध, हरिदास माणिक का पांडव प्रताप, माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी की रचना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है, कई बार केवीएस की पीजीटी की परीक्षा में पूछी गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष भी ध्यान दीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आगे हम हिंदी नाटक में तृतीय उत्थान प्रसाद युग को देखेंगे। तृतीय उत्थान प्रसाद युग में हम नाटकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस युग में चूंकि प्रसाद है और ये युग नाटकों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं उससे प्रश्न। तो आपको इस वर्ग को, विशेषकर प्रसाद युग को, नाटकों के लिए बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को ही देखेंगे। प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब भी बात की जाए ऐतिहासिक नाटकों की, तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद जी। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, नेट की परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐतिहासिक नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तो जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटकों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1910 ईस्वी की रचना है सज्जन, प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सभी नाटक है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इन सभी नाटकों का क्रम आपको याद रखना है, प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना, और साथ साथ उसकी विषय वस्तु या उसका आधार जो भी रहा है उसे भी आपको याद रखना है। सभी कुछ से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। प्रसाद युग बहुत महत्वपूर्ण है नाटकों के लिए। तो देख लेंगे प्रसाद के कुछ नाटक जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सज्जन। जैसा कि अभी अभी हमने पहले पढ़ा ही कि प्रसाद का जो प्रथम नाटक है 1910 ईस्वी का और सज्जन है। तो सज्जन 1910 ईस्वी, इसका आधार या विषय कह लीजिए तो सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से सज्जन का कथानक लिया गया है। मैंने एक छोटे से ट्रिक से इसको बताने की कोशिश की है कि सज्जन लोग महाभारत में थे, ऐसा करके आप एक ट्रिक बना सकते हैं। तो सज्जन लोग महाभारत में थे, तो महाभारत और सज्जन एक तरह से एक ट्रिक के तरह आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि वर्ण विषय या आधार भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी। कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि प्रसाद के किस नाटक में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा वर्णित है। तो कल्याणी परिणय आपको ध्यान देना है, और साथ साथ इसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी। इसको एक ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस का कल्याण किया, तो जिसमें चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की कथा तो है ही, और साथ साथ कल्याण किया, तो कल्याण से कल्याणी परिणय एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला है करुणालय 1912 ईस्वी। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। तो प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है? तो करुणालय आपको पता होना चाहिए। साथ साथ ध्यान दीजिए कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय को माना जाता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य प्रसाद कृत करुणालय है। 1912 ईस्वी की यह रचना है, गीति नाट्य है करुणालय, और इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है करुणालय में।
इसको एक ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि करुण गीत में हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। तो करुण गीत में करुण से करुणालय याद कर सकते हैं, गीत में तो गीत से गीति नाट्य आप याद रख सकते हैं, और वर्ण विषय तो हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। तो इस प्रकार करुण गीत में हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है, गीति नाट्य है ये एक, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला है प्रायश्चित, सन 1913 ईस्वी की रचना है। इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। तो प्रायश्चित से ही आप इसको समझ सकते हैं कि जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण ही पृथ्वीराज का अंत हुआ, और एक प्रकार से ये प्रायश्चित है। 1913 ईस्वी की रचना है प्रसाद की, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है राज्यश्री, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, और इसका आधार है हर्षचरित तथा चीनी यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है राज्यश्री में। तो आप इसे एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि हर्ष के राज्य में वेनसांग, तो हर्ष से आपको पता है कि हर्षचरित तथा चीनी यात्री वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। तो हर्ष के राज्य में वेनसांग, राज्य से राज्यश्री का आप ट्रिक कर सकते हैं, और हर्ष तथा वेनसांग का ये आधार है, या कह सकते हैं कि विषय पर लिखा गया ऐतिहासिक नाटक है। तो एक ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। हम आगे देखेंगे विशाख, 1921 ईस्वी की रचना है। विशाख का कथानक कलहन की राज तरंगिनी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। तो बात करें विशाख की, सन 1921 ईस्वी की रचना है विशाख प्रसाद की, और साथ साथ विशाख का जो कथानक है वो कलहन की राज तरंगिनी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। तो कलहन की राज तरंगिनी विशाल है, तो ऐसे करके आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, विशाल से विशाख याद रखिएगा। अगला नाटक है अजातशत्रु प्रसाद की, जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित है, और इसका विषय कि इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है अजातशत्रु में। आप जानते हैं जहाँ भी सत्ता के प्रति भोग विलास होता है वहाँ शत्रुता तो पनपती ही है। तो ऐसे करके आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अजातशत्रु और 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है अजातशत्रु में। अगला है जन्मेजय का नाग यज्ञ, सन 1926 ईस्वी की रचना है, और इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ, और चूंकि इसमें पुत्र जन्मेजय ही है जो कि परीक्षित का प्रतापी पुत्र है, और वह अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। तो ये आप आराम से जन्मेजय से ही ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला है कामना, सन 1927 ईस्वी की रचना है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कामना क्या है, तो अन्योपदेशिक नाटक है जो कि संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की तरह ही है, और इसमें भावनाओं की नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। तो भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप किस में दिया गया है, तो कामना में दिया गया है। कामना देखिए एक प्रकार की इच्छा, एक प्रकार की भावना ही होती है। तो इससे आप इसको ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति यह एक अन्योपदेशिक नाटक है, और साथ साथ भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है कामना में। अगला नाटक है स्कंदगुप्त, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपने स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा भी होगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है, सन 1928 ईस्वी की। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी की। कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य से संबंधित है, आंतरिक कला है, इसमें संघर्ष है, विदेशी आक्रमण है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगली जो रचना है एक घूट, और एक घूट एक प्रकार की एकांकी मानी जाती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि एक घूट एकांकी है। 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को
व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक घूंट और एकांकी नाटक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसाद का कौन सा नाटक एकांकी नाटक है। तो आपको पता होना चाहिए एक घूंट, एक से एकांकी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है और एकांकी नाटक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक घूंट के आनंद को व्यवहारिक भूमि पर दिखाया गया है। तो एक घूंट के आनंद को, तो एक घूंट से एक घूंट एकांकी, वही आनंद को तो आनंदवादी सिद्धांत है इसमें, जिसको व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। और इसमें भी लिखा हुआ है कि एक घूंट के आनंद को व्यवहारिक भूमि पर दिखाया गया है। 1930 ईस्वी की रचना है, एक घूंट एक से एकांकी, ध्यान दीजिएगा। अगली रचना है चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी की, और चंद्रगुप्त भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है प्रसाद की। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित किया है। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के किस नाटक में अलक्षेंद्र, नंदवंश व सेल्यूकस के पराभव की बात की गई है। तो सेल्यूकस चंद्रगुप्त में है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी की रचना है, प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। अगला है ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो आधार है वो है विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर यह रचना लिखी गई है। इसे एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि स्वामिनी देवी होती है घर की, तो स्वामिनी से ध्रुव स्वामिनी आप याद रखिएगा, वही स्वामिनी देवी होती है, तो देवी से आप देवी चंद्रगुप्त, इसका आधार है रचना का, तो ये याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप भी नाटकों का आप आधार साथ साथ नाटक आप अच्छे से याद रख सकते हैं। प्रकाशन वर्ष को जरूर से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से इन नाटकों का क्रम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ था। तो कल्याणी परिणय जो नाटक है प्रसाद का, उसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका में हुआ था सन 1912 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है, ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त किस नाटक का परिवर्धित रूप है। तो कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है चंद्रगुप्त नाटक। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। तो आप सबसे पहले प्रकाशन वर्ष चंद्रगुप्त का 1931 तो आप जानते ही हैं, लेकिन चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्रों को, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रसाद के नाटकों के पात्र हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। स्कंदगुप्त नाटक का जो प्रमुख पुरुष पात्र है वो है पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, ये सभी जो पात्र है पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त के। वहीं स्त्री पात्र में है अनंत देव की, देवसेना और विजया, ये 3 स्त्री पात्र हैं स्कंदगुप्त की। तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा पुरुष पात्रों को एवं स्त्री पात्रों को। अगले चंद्रगुप्त नाटक में जो पुरुष पात्र है वे है चंद्रगुप्त, चाणक्य, शक्टार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस। और वही स्त्री पात्रों में है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी पात्र। वहीं ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो पुरुष पात्र है ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, और स्त्री पात्र में केवल एक है ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रकार बहुत अच्छे से सभी स्त्री एवं पुरुष पात्रों को देखिएगा। आगे प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। बहुत महत्वपूर्ण है ये
कि प्रसाद के नाटकों पर किसका प्रभाव है, तो बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय का तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव प्रसाद के नाटकों पर देखा जाता है। तो द्विजेंद्र लाल राय तथा शेक्सपियर तो महत्वपूर्ण नाम है जिसे आपको ध्यान रखना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य में समस्या नाटक का प्रवर्तन किस नाटक से माना जाता है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक से माना जाता है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस नाटक के माध्यम से प्रथम बार अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया। ये समस्या प्रधान नाटक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में सभी समस्याओं को ये सब उठाया गया है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम प्रसाद के नाटकों के कुछ प्रमुख संवाद, गीत एवं महत्वपूर्ण कथनों को देख लेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, चंद्रगुप्त नाटक से है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुई शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि। बहुत महत्वपूर्ण ये वाला कथन है। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो ये इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण कथन है चंद्रगुप्त नाटक से। और कथन किसका है, तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। कार्नेलिया का कथन है, चंद्रगुप्त से वो कह रही है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। साथ साथ कुछ कुछ पंक्तियों को अलग अलग से भी पूछा जाता है, जैसे यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो ये कथन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त नाटक से यह कथन कार्नेलिया का है और चंद्रगुप्त से यह वह कहती है। अगला है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। वापस से कार्नेलिया ही कहती है, लेकिन सुवासिनी से कह रही है कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक में कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है, ज्वालामुखी है। कार्नेलिया का महत्वपूर्ण कथन है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त से ये कथन कहते हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में ही रहता है और चंद्रगुप्त नाटक से है, चाणक्य का है। चंद्रगुप्त से चाणक्य कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसे। अगला है, अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, कार्नेलिया का है, चंद्रगुप्त नाटक में है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह कथन किसका है और कहाँ से लिया गया है, तो कार्नेलिया का यह कथन है और चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। अगला है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये संवेद गायन है चंद्रगुप्त नाटक में। तो चंद्रगुप्त नाटक से यह संवेद गायन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, तो इसे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक से कुछ महत्वपूर्ण कथनों को। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। स्वयं अपने आप में स्कंदगुप्त सोचते हैं और कहते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। स्कंदगुप्त नाटक से स्वयं स्कंदगुप्त का है, बहुत महत्वपूर्ण यह कथन है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे, प्रसाद युगीन ऐतिहासिक कुछ नाटक लिखे गए थे जो अन्य रचनाकारों के हैं, जैसे हरिकृष्ण प्रेमी। इनका रक्षाबंधन सन 1934 ईस्वी,
पाताल विजय 1936 ईस्वी, प्रतिशोध 1937 ईस्वी, शिव साधना 1937 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण है ये दो रचनाएं, रक्षाबंधन और पाताल विजय। हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है, ऐतिहासिक नाटक है उनका, तो इसे ध्यान दीजिएगा। रक्षाबंधन और पाताल विजय हरि कृष्ण प्रेमी की। अगले हैं चतुरसेन शास्त्री, उत्सर्ग, अमर सिंह राठौर। इनका दो महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें से अमर सिंह राठौर को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न देखा गया है परीक्षाओं में। चतुरसेन शास्त्री का नाटक है अमर सिंह राठौर, सन 1923 ईस्वी की रचना है। अगले हैं उदय शंकर भट्ट और महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इनका जो नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंधु पतन, अम्बा। अम्बा बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1935 ईस्वी की, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है उदय शंकर भट्ट की। बाकी भी महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसे देख लीजिएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य उदय शंकर भट्ट की रचना है, वहीं विक्रमादित्य भी उदय शंकर भट्ट की रचना है, और अम्बा, ये तीन थोड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें अम्बा बहुत महत्वपूर्ण रचना है उदय शंकर भट्ट की। हम आगे चलेंगे। अगले ऐतिहासिक नाटककार हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इनका नाटक है अशोक, रेवा। अगले हैं बद्रीनाथ भट्ट। इनका नाटक है दुर्गावती तथा चंद्रगुप्त। अगले नाटककार हैं प्रेमचंद, और इनका करबला नाटक सन 1928 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है कि करबला नाटक किसका है, तो प्रेमचंद का है। प्रकाशन वर्ष भी पूछा गया है, तो सन 1928 ईस्वी की ये रचना है। साथ साथ ये भी प्रश्न बनता है प्रेमचंद का कौन सा नाटक ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए करबला। अगले हैं गोविंद बल्लभ पंत, राजमुकुट तथा वरमाला। इनका दो प्रमुख नाटक है। अगले हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, प्रताप प्रतिज्ञा इनका नाटक है। अगले हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र। महात्मा ईसा बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, जो कि ऐतिहासिक है उग्र जी की, और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। महात्मा ईसा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र का ऐतिहासिक नाटक है। अगले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका आम्रपाली भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। आम्रपाली राम वृक्ष बेनीपुरी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। तो इस प्रकार हमने प्रसाद युग में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक तथा नाटककारों को देखा। हम आगे चलेंगे। आगे हम प्रसाद युगीन कुछ सामाजिक नाटकों को देख लेंगे। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का नाटक है अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। अगले है प्रेमचंद का महत्वपूर्ण नाटक है संग्राम, सन 1922 ईस्वी का नाटक है ये, और यह एक सामाजिक नाटक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद का सामाजिक नाटक संग्राम 1922 ईस्वी। अगले है सुदर्शन, इनका अंजना ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, सन 1926 ईस्वी तथा भाग्य 3 नाटक है, जिसमें ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक नाटक है सुदर्शन का, तो इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगले है गोविंद बल्लभ पंत, इनका कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी। अंगूर की बेटी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, सामाजिक नाटक है गोविंद बल्लभ पंत की, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत की रचना है 1937 ईस्वी की। अगले है पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका चुंबन 1937 ईस्वी, डिक्टेटर 1937 ईस्वी। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, सामाजिक नाटक है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, चुंबन और डिक्टेटर। अगले है सेठ गोविंद दास, इनका प्रकाश नाटक, उदय शंकर भट्ट का कमला नाटक। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण हमने सामाजिक नाटकों को देखा प्रसाद युगीन। आगे हम चलेंगे। आगे हम प्रसाद युगीन कुछ हास्य व्यंग प्रधान नाटकों को देख लेंगे। जीपी श्रीवास्तव बहुत महत्वपूर्ण है हास्य व्यंग नाटककार के रूप में। इनका नाटक है उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा, उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, भूल चूक, चोर के घर छिछोर, चाल बेढब, साहित्य का सपूत, स्वामी चौखटानंद, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन, मिस अमेरिकन, ये सभी जो नाटक है जीपी श्रीवास्तव के हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी नाटकों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर
क्रम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाटक है दुमदार आदमी सन 1919 ईस्वी, गड़बड़ झाला 1919 ईस्वी, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर। तो ये उर्फ वाली रचना का नाम आप ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से हैं। तो नाक में दम एक है, दूसरा है जवानी बनाम बुढ़ापा, तीसरा है मियाँ की जूती मियाँ के सर। तो इस प्रकार ये तीन एक साथ हैं, ध्यान दीजिएगा उर्फ करके। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है। सन 1926 ईस्वी की रचना है। बाकी भूल चूक भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार ये सब जीपी श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक है। अगले है रामदास गौड़, इनका ईश्वरीय न्याय है। ईश्वरीय न्याय को कभी कभी देखा गया है परीक्षाओं में, तो एक बार बस इसे देख लीजिएगा। रामदास गौड़ की रचना है, उनका नाटक है ईश्वरीय न्याय। हम आगे चलेंगे। आगे हम प्रसाद यू के इन कुछ धार्मिक तथा पौराणिक नाटकों को देख लेंगे। अंबिका दत्त त्रिपाठी, इनका सीए स्वयंवर नाटक, राम नरेश त्रिपाठी का सुभद्रा 1942 ईस्वी तथा जयंत 1934 ईस्वी, ये दो प्रमुख धार्मिक पौराणिक नाटक है राम नरेश त्रिपाठी की। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सुभद्रा और जयंत राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है। वही वियोगी हरि, इनका छद्म योगिनी 1928 ईस्वी, प्रबुद्ध जामुन 1929 ईस्वी, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। छद्म योगिनी तथा प्रबुद्ध जामुन वियोगी हरि की रचना है, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। अगले हैं हरिऔध, इनका प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936 ईस्वी तथा रुक्मणी परिणय 1937 ईस्वी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिऔध की। प्रद्युम्न विजय व्यायोग तथा रुक्मणी परिणय बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं इन सब से। सेठ गोविंद दास की रचना है कर्तव्य 1936 ईस्वी का नाटक है धार्मिक पौराणिक, तो इसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है कर्तव्य नाटक गोविंद दास की। अगले है किशोरी दास वाजपेयी, इनका सुदामा नाटक है। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है, तो एक बार बस इसे ध्यान दे दीजिएगा। सुदामा नाटक किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। आगे देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, धार्मिक पौराणिक नाटक है माखनलाल चतुर्वेदी का 1918 ईस्वी, और कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी। अगले है मैथिली शरण गुप्त, इनका नाटक है तिलोत्तमा सन 1916 ईस्वी, अनग 1925 ईस्वी। तो ये तिलोत्तमा तथा अनग बहुत महत्वपूर्ण नाटक है मैथिली शरण गुप्त का, जो कि धार्मिक पौराणिक नाटक है। आगे देखेंगे उदय शंकर भट्ट, इनका सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, ये सब महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी तथा मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है उदय शंकर भट्ट के, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार नेट की परीक्षाओं में, केवीएस की परीक्षाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना है कि हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मिश्र माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों को हम देखेंगे। अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाओं का क्रम पूछा जाता है, तो आप इसको क्रम के साथ याद रखिएगा। वहीं सन्यासी 1930 ईस्वी, मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी और सिंदूर की होली 1934 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसे अलग से भी पूछा जाता है, तो अच्छे से इसे देखिएगा। साथ साथ एक रचना और है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, नारद की वीणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार इसे भी प्रश्नों के रूप में देखा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नारद की वीणा सन 1946 ईस्वी की रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। आगे देखेंगे प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। तो प्रतीकवादी नाटकों की बात करें तो इनकी सार्थक संज्ञा क्या कही गई है, अन्योपदेशिक कही गई है। तो प्रतीकवादी नाटक अन्योपदेशिक, ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। प्रसाद का कामना 1927 ईस्वी,
पंत का ज्योत्सना 1934 ईस्वी और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939 ईस्वी। ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी नाटक साहित्य में अन्योपदेशिक नाटक कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए, प्रसाद का कामना सन 1927 ईस्वी, पंत की ज्योत्सना 1934 ईस्वी और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939 ईस्वी। ये तीनों क्या है तो अन्योपदेशिक नाटक है। आगे देखेंगे कि गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में गीति नाट्य के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, जैसा कि पहले हमने पढ़ा भी था कि करुणालय क्या है तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है और प्रसाद की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं और कुछ विद्वान किसे मानते हैं तो भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। प्रसाद युगीन प्रमुख गीति नाट्य निम्नलिखित है। यहाँ पे प्रसाद युग में कुछ प्रमुख गीति नाट्य लिखे गए थे, उसे हम देख लेंगे। जैसे प्रसाद का सबसे पहले करुणालय 1912 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का अनघ 1925 ईस्वी, ये सभी गीति नाट्य है, ध्यान दीजिएगा। हरि कृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान 1930 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी तथा विश्वामित्र 1938 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर 1952 ईस्वी, शिल्पी 1952 ईस्वी। तो रजत शिखर तथा शिल्पी ये दो रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी। गिरजा कुमार माथुर का कल्पांतर, वहीं धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 ईस्वी का गीति नाट्य है और बहुत महत्वपूर्ण। अंधा युग तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये सभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बहुत सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गीति नाट्य की। हम आगे चलेंगे। आगे हम देख लेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कि गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि नगेंद्र ने दी है गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ था। तो अंग्रेजी के ये जो कवि है इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ, इन्हीं के प्रभाव से हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन हुआ था। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ, जो कि समस्या नाटकों के लिए महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में, और इन्हीं के माध्यम से हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन हुआ था इनके प्रभाव से। आगे हम देखेंगे प्रमुख समस्या नाटक निम्न है हिंदी साहित्य में। नाटककारों को और उनके समस्या नाटकों को देखेंगे। प्रेम सहाय सिंह का नवयुग, लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी, सन्यासी 1930 ईस्वी, मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, राजयोग 1933 ईस्वी, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी तथा आधी रात 1934 ईस्वी। ये सभी रचनाएं मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये क्रम इसका पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ विशेषकर राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनका लक्ष्मी का स्वागत बहुत महत्वपूर्ण रचना है सन 1935 ईस्वी की। वहीं स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी, छठा बेटा, जय पराजय 1937 ईस्वी, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी, अंजो दीदी 1955 ईस्वी। इसमें लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, जय पराजय, अंजो दीदी कई बार नेट की परीक्षाओं में सब पूछी गई है रचनाएं, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे और भी हैं उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाएं, हम देखेंगे। आगे उपेंद्र नाथ अश्क की और रचनाएं जैसे भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान, इसमें लौटता हुआ दिन महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क की ये सभी रचनाएं हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने रचनाएं महत्वपूर्ण बतलाई हैं उनको विशेष रूप से देखिएगा।
रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे। सेठ गोविंद दास, इनका विकास, सेवा पथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, तो ये सभी रचनाएं हैं गोविंद दास की। तो गोविंद दास की रचनाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, गरीबी और अमीरी। ये कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सेठ गोविंद दास की रचना है गरीबी और अमीरी। अगले है वृंदावन लाल वर्मा, खिलौने की खोज, इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कभी कभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखने को मिला है। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है खिलौने की खोज। हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है छाया। बंधन, बंधन थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसे एक बार देख लीजिएगा। हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है बंधन। पृथ्वीनाथ शर्मा, इनकी रचना है दुविधा, अपराधी, सात। अगले हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है सुहाग बिंदी, 1935 ईस्वी। सुहाग बिंदी को कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है, गणेश प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। अगले हैं सूर्य नारायण शुक्ल, इनका खेतीहर देश। अगले हैं विनोद रस्तोगी, इनका नए हाथ। अगले हैं विष्णु प्रभाकर, इनका डॉक्टर, 1958 ईस्वी, तथा युगे युगे क्रांति, 1969 ईस्वी। दोनों बहुत महत्वपूर्ण समस्या प्रधान नाटक है विष्णु प्रभाकर के, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है इससे। डॉक्टर और युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का समस्या नाटक है। तो इस प्रकार हमने तृतीय उत्थान प्रसाद युग को देख लिया है। आगे हम देखेंगे चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटकों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। यहाँ हम प्रसादोत्तर युगीन कुछ ऐतिहासिक नाटकों को देखेंगे, जैसे हरि कृष्ण प्रेमी, इनका स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री, ये सब रचनाएं हैं। जिसमें देखिए स्वप्न भंग बहुत महत्वपूर्ण रचना है, 1940 ईस्वी की। साथ साथ आहुति, ये भी 1940 ईस्वी की है। और एक महत्वपूर्ण रचना है शतरंज के खिलाड़ी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है, प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटक है स्वप्न भंग, आहुति और शतरंज के खिलाड़ी। इन तीन नाटकों को तो बहुत अच्छे से आप देखिएगा, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक है। आगे है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, इनका नाटक है अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्तता की लहरें, 1953 ईस्वी, धरती का हृदय, काल विजय तथा गंगा द्वार। जिसमें से वितस्तता की लहरें 1953 ईस्वी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की, बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वितस्तता की लहरें, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगले हैं वृंदावन लाल वर्मा, इनकी झांसी की रानी, 1948 ईस्वी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, 1948 ईस्वी, फूलों की बोली, 1947 ईस्वी तथा ललित विक्रम महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जिसमें से झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा तथा फूलों की बोली बहुत महत्वपूर्ण रचना है वृंदावन लाल वर्मा की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं उदय शंकर भट्ट, इनका मुक्ति पथ तथा शक विजय महत्वपूर्ण रचना है। ये दोनों एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न देखा गया है। मुक्ति पथ तथा शक विजय उदय शंकर भट्ट की रचना है। अगले हैं गोविंद वल्लभ पंत, इनका राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र, तुलसीदास तथा आत्मदीप 4 नाटक है। अगले हैं राम कुमार वर्मा, इनका कौमुदी महोत्सव, 1954 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा की। तथा विजय पर्व अगला है इनका। तो कौमुदी महोत्सव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे प्रसादोत्तर युगीन कुछ पौराणिक नाटकों को, जिसमें आते हैं उदय शंकर भट्ट, इनका राधा, अशोक वन नंदिनी, अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी, ये सब रचनाएं हैं। अगले हैं गोविंद वल्लभ पंत, इनका ययाति, 1951 ईस्वी का नाटक है और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से गोविंद वल्लभ पंत का ययाति नाटक। अगले हैं बेचंद शर्मा उग्र जी, इनका गंगा का बेटा, 1940 ईस्वी की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, कई बार इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। गंगा का बेटा पांडे बेचंद शर्मा उग्र की रचना है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले रचनाकार है सेठ गोविंद दास, इनका कर्ण,
अगले हैं रांगे राघव। इनका स्वर्ग भूमि का यात्री महत्वपूर्ण पौराणिक नाटक है, इसे अच्छे से देखिएगा। सन 1951 की रचना है रांगे राघव की स्वर्ग भूमि का यात्री। तो इस प्रकार हमने सभी पौराणिक नाटकों को देख लिया और साथ साथ द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान तथा चतुर्थ उत्थान को पढ़कर पूरा समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम हिंदी नाटकों में समकालीन नाटकों को देखेंगे जो कि पंचम उत्थान के अंतर्गत है। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए ताकि वीडियो का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में समकालीन नाटकों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।